जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में आपको प्रोटोजोआ तक मैंने पढ़ा दिया था। ठीक है, जंतुओं का वर्गीकरण दो भागों में बांटा गया था उसको, एक को प्रोटोजोआ दूसरा को मेटाजोआ। ठीक है, इसको किसने बांटा था? तो स्टोरर और इसिंजर दो वैज्ञानिक ने मिलकर के क्या किया था कि जितने भी जंतु हैं संसार में इसको दो भागों में रखा। ठीक है, एक को प्रोटोजोआ संघ में रखा, दूसरे को मेटाजोआ संघ में रखा। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते थे? एक कोशिकीय ओनली आते थे। कौन कौन से जीव? एक कोशिकीय। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं मैंने उसके बारे में आपको पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, उनसे होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा दिया है, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, उसके लक्षण क्या है, तथा जीवाणुओं के बारे में पढ़ा दिए है। आपका सिर्फ वायरस बचा है। ठीक है, तो मेटाजोआ के बाद में आपको वायरस से होने वाला रोग के बारे में पढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा संघ है आपका मेटाजोआ। जंतुओं को जो अलग अलग भागों में बांटा गया है उसमें से आपका दूसरा संघ कौन सा है बाबू? मेटाजोआ। मेटाजोआ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए प्रोटोजोआ में मैंने क्या बताया था कि प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय होता है। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय होता है ना, मतलब उसमें एक ही कोशिका होता है। एक ही कोशिका से प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं एक ही कोशिका से बना होता था, एक ही कोशिका से। लेकिन अब प्रोटोजोआ है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि इसमें जो है बहुकोशिकीय जीव होते हैं। यानी कि मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ये बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। कितने सारे कोशिकाओं से? बहुत सारे कोशिकाओं से बना होता है। कौन? मेटाजोआ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, इस संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ पे मैंने ये भी लिख दिया कि ये अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक मतलब बहुत सारे, जैसे हम मानव लोग भी तो कोशिकाओं से बने हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाएं छोटे छोटे, है ना, बहुत सारे कोशिकाएं, इसीलिए हम लोग मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? मेटाजोआ के अंतर्गत आते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, देखिए मेटाजोआ के अंतर्गत भी ऐसे बहुत सारे जीव है जो बहुत सारे कोशिकाओं से तो बना हुआ है, बट उसमें अंग नहीं है, किसी में अंग नहीं है तो किसी में उत्तक नहीं है। ऐसे ही जैसे प्रोटोजोआ में तो एक कोशिका से बना हुआ तो उसमें बिल्कुल अंग नहीं होगा, लेकिन मेटाजोआ के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं जो बहुकोशिकीय तो है, मतलब बहुत सारे कोशिकाओं से तो बना हुआ है, बट किसी में अंग नहीं है तो किसी में उत्तक नहीं है, मतलब बहुत सारे रीजन है इसमें भी। तो इसके आधार पे भी इसको दो भागों में बांटा गया है, रचना एवं विभिन्नता के आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। मेटाजोआ को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक को अकशेरुकी कहते हैं और दूसरा को कशेरुकी कहते हैं। तो अकशेरुकी किसको कहेंगे? कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है अकशेरुकी कहलाएगा। जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है अकशेरुकी, और जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है कशेरुकी कहलाएगा। तो अब बताइए कि हम मानव लोग हैं तो हम ये तो मेटाजोआ के अंतर्गत आ ही रहे हैं, लेकिन मेटाजोआ के किस भाग में आ रहे हैं? तो कशेरुकी में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मानव लोग में गाय भैंस जानवर जो भी है उसमें क्या रीढ़ की हड्डी होती है, इसीलिए हम लोग कशेरुकी में आते हैं। कौन से में? कशेरुकी में। अब देखिए अकशेरुकी में रीढ़ की हड्डी नहीं होते हैं। अब इसके 8 संघ है। इसके कितने संघ है? 8 संघ है। अब इसी संघ में आप देखिएगा बारी बारी से जब पढ़िएगा, पेरीफोरा, सेलेंट्रा या निडेरिया, प्लेटी हेलमेंथीज, निमेरोडा, एनिलिडा, अर्थोपेडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये जो है अकशेरुकी के 8 संघ होते हैं, जबकि कशेरुकी के एक ही संघ होते हैं जिसे आपका कॉर्डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा। या मैंने लिख दिया है कि कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी में रीढ़ की हड्डी होती है और इसके संघ को कॉर्डेटा कहा जाता है। इसके संघ को क्या कहा जाता है? कॉर्डेटा। हम लोग कॉर्डेटा संघ में आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? कॉर्डेटा संघ में आते हैं, यानी कि कशेरुकी में। किस में आते हैं बाबू? कशेरुकी में। जबकि ये जो अकशेरुकी है इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाए जाते हैं, इसके संघ को पेरीफोरा, सेलेंट्रा, निडोरिया, यानी कि इसके 8 संघ हैं। इसके 8 संघ है तो इसका एक ट्रिक है याद करने का, मैंने यहाँ लिख दिया है ट्रिक। पवन संग प्यारी यानी कि लवली, ठीक है, नीलम एवं अनिल मनाई ईद। तो प से आपका क्या हो गया? पेरीफोरा, ठीक है, स से आपका सेलेंट्रेटा, आधा प है तब प्लेटी, ठीक है, नी से नीमेरोडा, ए से एनिलिडा, आ से अनिल, अमो से मनाई, ई से ईद। ठीक है, ये ट्रिक आपका मैंने लिख दिया है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या? पवन संग प्यारी, नीलम एवं अनिल, मनाई, ईद। ठीक है, इसका एक ट्रिक हो गया याद करने का। अकशेरुकी के कितने संघ होते हैं? तो 8 संघ होते हैं। सबसे पहला आपका है पेरीफोरा, दूसरा क्या है? सेलेंट्रेटा, तीसरा है प्लेटी हेलमेंथीज, चौथा है आपका नीमेरोडा,
पांचवा है एनिलिडा, छठा है आपका आर्थोपेडा, सातवां है मोलस्का और आठवां है आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अकशेरुकी के कितने संघ? तो 8 संघ। ठीक है, अब एक एक करके अकशेरुकी के बारे में पहले पढ़ना है। तो सबसे पहले संघ पेरिफोरा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मेटाजोआ एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि मेटाजोआ जो है ये इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव आते हैं, मतलब वैसा जीव इसके अंतर्गत आते हैं जो लाखों करोड़ों यानी कि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वो मेटाजोआ के अंतर्गत आता है। इसमें 2 रीजन बताया था मैंने कि मेटाजोआ के अंतर्गत बहुत सारे तो जीव तो आते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि बहुकोशिकीय तो है बट किसी में अंग नहीं होते हैं, किसी में उत्तक नहीं होते हैं, बहुत सारे स्थानबद्ध होते हैं। स्थानबद्ध का मतलब वो एक ही जगह रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता, जहां है तो वहीं वो चिपका रहेगा, इधर उधर नहीं होता है। तो इसके आधार पर यानी कि रचना और विभिन्नता के आधार पर मेटाजोआ को भी 2 वर्ग में रखा गया है। पहला अकशेरुकी, दूसरा कशेरुकी। कशेरुकी में क्या होता है कि वैसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी हो, अकशेरुकी इसके 8 संघ होते हैं। ठीक है, कशेरुकी जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है इसके एक ही संघ है जिसे कॉर्डेटा कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम मानव जाति लोग आते हैं, जानवर लोग आते हैं। ठीक है, चलिए आप पेरिफोरा के बारे में पढ़ना, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अकशेरुकी का देखिए पहला संघ पेरिफेरा। ठीक है, पेरिफोरा। अब इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि पेरिफोरा का नामकरण रॉबर्ट ग्रांट ने किया था 1825 ईस्वी में। पेरिफोरा का नामकरण किसने किया? तो रॉबर्ट ग्रांट ने किया। किसने किया बाबू? रॉबर्ट ग्रांट ने किया। ठीक है, अब देखिए पेरिफोरा का अर्थ क्या होता है। देखो परोज, इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तब परोज प्लस फेरर होता है। ठीक है, तब प्रोज का अर्थ होता है छिद्र। छिद्र मतलब समझ रहे ना, छेद, जिसको छेद कहते हैं, है ना अपनी भाषा में, छिद्र। और फेरर का मतलब होता है टू बियर यानी कि धारक। तो पेरिफोरा को छिद्र धारक जिसे अस्पंज कहा जाता है। अस्पंज किसको कहते हैं? जो किसी चीज को एब्जॉर्ब करता है ना, किसी चीज को अपने अंदर सोख लेता है, उसी को ना अस्पंज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए पेरिफोरा का अर्थ क्या हो गया? प्रोज का मतलब छिद्र और फेरर का मतलब टू बियर यानी कि धारक, इसीलिए इसको छिद्र धारक तथा अस्पंजक भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है बाबू? अस्पंजक। किसी भी चीज को ये सोख लेता है। इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ना, संघ पेरिफोरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, तो इसको भाई ऊर्जा चाहिए ना, इसको भोजन चाहिए ना, तो ये अपने शरीर से एक सब चीज इसी अस्पंजक के माध्यम से, इसी छिद्र, उसके अंदर में छिद्र रहता है, बहुत सारा छिद्र रहता है इस टाइप का, ऐसे 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 ऐसे, है ना, इसी छिद्र के माध्यम से वो हर एक चीज क्या करता है? अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ना। पेरिफोरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, पढ़ते हैं कौन कौन सा जीव इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखिए पेरिफोरा, संघ पेरिफोरा है, तो ये तो मेटाजोआ के अंतर्गत आ रहा है। तो बाबू मेटाजोआ के अंतर्गत जो भी आएगा तो वो बहुकोशिकीय होगा, तो इसका मतलब संघ पेरी होगा या ना। तो मैंने अभी पीछे क्या बताया कि मेटाजोआ में जितने भी उसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं सभी क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद मेटाजोआ को रचना एवं विभिन्नता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। क्यों बांटा गया दो भागों में? क्योंकि अस्टोरर और क्या बोलता है, अस्टोरर और इसिंजर जी ने देखा कि बहुत सारे ऐसे बहुकोशिकीय जीव हैं जिसके पास अंग है ही नहीं, लेकिन वो बहुकोशिकीय है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना, लेकिन उसमें अंग ही नहीं है। तो इसी के आधार पर उसने 2 भागों में बांटा गया। एक को रखा है अकशेरुकी में, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, दूसरा को कशेरुकी में। तो अभी हम अकशेरुकी पढ़ रहे हैं। अकशेरुकी के अंतर्गत 8 संघ आते हैं। कितने संघ आते हैं? 8 संघ आते हैं। तो पहला संघ है आपका पेरिफोरा। इसका मतलब पेरिफोरा के अंतर्गत जितना जीव आएगा बहुकोशिकीय ही होगा, है ना। इसको रटने की जरूरत नहीं, हमेशा याद रखना कि ये मेटाजोआ के अंतर्गत आ रहा है ना। अकशेरुकी है, इसका मतलब ये बहुकोशिकीय होगा। भले अंग ना हो, उत्तक ना हो, ये अलग बात है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ना हो, ये अलग बात है, लेकिन पेरिफोरा के अंतर्गत जितने भी जीव आएंगे सब बहुकोशिकीय होंगे। सब क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। अगर एक कोशिकीय होते तब तो फिर वो आपका प्रोटोजोआ में चला जाता है कि नहीं। चलिए देखिए, मैंने यहाँ एकदम अपनी भाषा में लिख दिया है कि ये बहुकोशिकीय होते हैं, पहला नंबर। और जलीय जंतु होते हैं। ये क्या होते हैं? जलीय जंतु मतलब ये जल में पाए जाने वाला जंतु होता है। लेकिन कुछ पेरिफोरा के अंतर्गत आने वाले कुछ जीव ऐसे होते हैं जो चट्टान, किसी ठोस जगह पे रहता है, समझ रहे हैं ना, किसी ठोस जगह पे ये ज्यादा रहता है। देखिएगा पहाड़ों पे जाइएगा तो पत्थर पे देखिएगा काई के जैसा कुछ जमा हुआ रहेगा, तो उसको काई मत समझिएगा, कजली मत समझिएगा। लोग कजली बोलते हैं ना, अगर पानी कहीं पे ज्यादा दिनों तक रहता है तो वहां पे एक फिसलन हो जाता है, अगर पैर रखोगे तो फिसल जाते हैं, उसको काई बोलते हैं ना। तो
अब देखिएगा पहाड़ों पे, चट्टानों पे जब देखिएगा तो पत्थरों के बीच बीच में देखिएगा ना तो लगेगा वहां पे कुछ घास जैसा उगा हुआ है, हरा हरा रहेगा। जब अधिक की संख्या में रहेगा ना, अधिक मात्रा में रहेगा तो आपको दिखेगा। तो ये जो है संघ पेरिफोरा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं ये तो सबसे पहले जलीय जीव होते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो चट्टान तथा किसी ठोस पदार्थ पे भी पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसकी आकृति कैसा होता है। तो कशेरुकी के अंतर्गत जो भी आते हैं उसकी आकृति होती है। जैसे कशेरुकी के अंतर्गत हम मानव लोग आते हैं, हमारी एक आकृति है ना, अंग, बहुत सारे अंग है कि नहीं, एक स्ट्रक्चर है। लेकिन इसकी आकृति कैसी होती है तो निश्चित नहीं है, अनिश्चित होता है। इसकी आकृति अनिश्चित तथा अनियमित होता है। हो सकता है ये बेलनाकार भी हो सकता है, अंडाकार हो सकता है ना, शाखीय भी हो सकता है, सर्पिलाकार भी हो सकता है। फिक्स नहीं है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, कोई भी रूप ये ले सकता है ना, अंडाकार, गोलाकार, सर्पिलाकार, शाखीय, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इसके शरीर में जो है उत्तक तथा अंग का निर्माण नहीं होता है। उत्तक तथा अंग का निर्माण नहीं होता है। भले ये बहुकोशिकीय हो लेकिन उत्तक तथा अंग का निर्माण नहीं होता। ये चीज मैंने अभी पीछे ही बता दिया था कि भले ये बहुकोशिकीय के अंतर्गत आता है, बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसमें अंग और उत्तक नहीं होता है। इसी के आधार पर तो दो भागों में इसको बांटा गया, एक को अकशेरुकी में रखा और दूसरे को कशेरुकी में, यानी कि जिसमें रीढ़ की हड्डी होगी कशेरुकी, जिसमें नहीं होगी अकशेरुकी, है ना। उसके 8 संघ, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया से समझिएगा। तो इसके शरीर में जो है इस पेरिफोरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं उसके शरीर में उत्तक तथा अंग का निर्माण नहीं होता है। उत्तक तथा अंग का निर्माण नहीं होता है। जैसे हमारे शरीर में अंग है ना, तो हाथ से क्या करते हैं, किसी चीज को पकड़ लेते हैं, किसी को उठा लेते हैं, मुंह से बोल लेते हैं, मुंह से खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, पैर से चल लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ नहीं होता है ये। ठीक है, अब देखिए इसके तो भाई अब बात आती है कि भाई ठीक है इसमें हाथ पैर नहीं है, कुछ भी कोई अंग नहीं है, तो ये अपना पोषण कैसे करता है, पोषण कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया है कि पेरिफोरा का अर्थ होता है छिद्र धारक, यानी कि स्पंजक। छिद्र होता है, उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। वो क्या करता है, बाहर में उसके बाहर जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी उसको, उसके बॉडी को जो भी चाहिए, वो क्या करता है इसी छिद्र के माध्यम से, स्पंजक के माध्यम से क्या करता है, अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इसके शरीर में एक बड़ी गुहा होती है। गुहा मतलब खाली जगह, गुहा मतलब खाली जगह होता है, जिसे अस्पंजक गुहा कहते हैं, यानी सोखने वाला मुंह कहते हैं, है ना। अब ये अस्पंजक गुहा जो होता है अग्र सिरे पर स्थित होता है। जो जिस पेरिफोरा का जो भी जीव होता है ना, उसके अग्र मतलब आगे वाले भाग पे ये स्थित रहता है। कौन, अस्पंजक गुहा। और एक बड़े छिद्र द्वारा ये बाहर खुलती है। जब इसे कोई भी चीज की जरूरत होती है तो ये एक छेद के रूप में, बहुत बड़े छेद के रूप में ये बाहर खुलता है, जिसे आंसकूलम कहते हैं। इसी से वो जल, ऑक्सीजन तथा उत्सर्जन करता है। पेरिफोरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं वो जल, ऑक्सीजन तथा उत्सर्जन किसके द्वारा करता है बाबू, तो आंसकूलम के द्वारा, जो एक बड़े छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे अस्पंजक गुहा भी कह सकते हैं या आंसकूलम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आंसकूलम। या आंसकूलम के द्वारा ये जल, ऑक्सीजन तथा उत्सर्जन कर लेता है। ठीक है, जैसे आप पेरिफोरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, तो अस्पंजिला, ये जो है तालाब, झील, टहनिया देखिएगा, पेड़ के टहनियों पे कभी कभी ये रहता है। कभी गौर से देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। अगर अधिक मात्रा में रहेगा तब एक रहेगा तो दिखेगा ही नहीं, बहुत सारे की संख्या में रहेगी तो आपको दिख भी सकता है। पत्थरों में चिपका होता है। ठीक है, पहला हो गया आपका इसके अंतर्गत आने वाला अस्पंजिला। ऐसे तो बहुत सारे जीव इसके अंतर्गत आते हैं, बट उतना लिखना पॉसिबल नहीं है ना, तो 1, 2, 3 मैंने लिख दिया है। पहला अस्पंजिला हो गया। ये कहाँ पाए जाते हैं, तालाब, झील, टहनिया तथा पत्थरों में चिपका होता है। ठीक है, अब है यूप्टोकेटेला, इसको सुंदर स्पंज भी कहते हैं। ये जो है ना समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इसको सुंदर स्पंज क्यों कहा जाता है, इसके हड्डियां ना बहुत अच्छा दिखता है। से शंख जो है ना, शंख कितना अच्छा दिखता है तो लोग उसको घर में रख लेते हैं। इसी तरह ये भी यूप्टोकेटेला भी, इसको सुंदर स्पंज कहा जाता है। ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये ज्यादातर आपको फिलीपींस और वेस्ट इंडीज में मिलेगा। कहाँ, कौन से देश में, फिलीपींस और वेस्ट इंडीज के समुद्रों में ये ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यूप्टोकेटेला। साइकोन है, यूसाफानिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत इतने सारे जीव आते हैं। ठीक है, पेरिफोरा संघ आपको समझ में आ गया। दूसरा संघ है आपका सिलेंट्रेटा या नीडेरिया। सिलेंट्रेटा या नीडेरिया। अब देखिए सिलेंट्रेटा या नीडेरिया क्या होता है। अभी आपने पेरिफोरा में पढ़ा कि इसमें उत्तक तथा अंग नहीं होता है, उत्तक तथा अंग नहीं होता है। इसके अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसमें उत्तक तथा अंग नहीं होते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय है,
याद रखिएगा, अभी मैंने जो बोला बहुकोशिकीय है लेकिन अंग तथा उत्तक का निर्माण नहीं होता है। अब आगे के स्टेज में देखिए क्या होता है, अगली संघ में देखिए क्या होता है कि इस संघ के प्राणियों में उत्तक बनने की प्रारंभिक अवस्था पाई जाती है। इसमें तो बाबू सिर्फ सेल ही था, सिर्फ कोशिकाएं से ही बना हुआ था, अंग और उत्तक नहीं था। लेकिन इसके अगले भाग में जो अगला संघ है आपका सिलेंट्रेटा में, इसमें उत्तक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। उत्तक बनने की प्रक्रिया क्या हो जाती है बाबू, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उत्तक बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। किसमें, सिलेंट्रेटा में या तो निडेरिया संघ में। ठीक है, समझ रहे ना, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ कोशिका था। इसके बाद इसी में अब देखिएगा कैसे 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 एक बॉडी बना, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है ना, जिसमें अंगों का निर्माण हुआ। पहले कोशिका, फिर उत्तक, फिर बहुत सारे अंग, फिर बॉडी का स्ट्रक्चर, फिर मांसपेशियां आया, है ना। धीरे धीरे आप समझ में आ जाएगा। इसी में, इसी जीवों के वर्गीकरण में आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे जीव इतना बड़ा जीव बना है, इतने बड़ा स्ट्रक्चर मिला है। अब देखिए सिलेंट्रेटा में उत्तकों का निर्माण अवस्था स्टार्ट हो जाता है, कि उत्तकों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा भी नहीं, थोड़ा कम, हल्का सा, है ना, थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है। इसके शरीर के 2 स्तर होते हैं। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, इसके बॉडी का यानी कि शरीर का 2 भाग होते हैं। पहला एक बाह्य अंग और दूसरा भीतरी बाह्य स्तर और दूसरा भीतरी स्तर। तो बाह्य स्तर को एक्टोडर्मिस कहते हैं और भीतरी स्तर को गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। सिलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आने वाले जीवों के शरीर के कितने स्तर होते हैं, 2 स्तर, बाह्य स्तर एक्टोडर्मिस, भीतरी स्तर गैस्ट्रोडर्मिस। ठीक है, अब देखिए उत्तक का तो निर्माण होता है लेकिन इसमें गुदा नहीं पाया जाता, यानी कि मांसपेशियां नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, मांसपेशियां। अगर मांसपेशियां पाया जाता तो बहुत सारे उत्तक मिल करके एक अंग बना लेता ना, लेकिन इसमें मांसपेशियां ही नहीं पाया जाता है ना। उत्तक का निर्माण तो होना स्टार्ट होता है लेकिन उसमें मांसपेशियां नहीं, यानी कि गुदा नहीं होता है। मैंने यहाँ लिख दिया है कि इसमें गुदा नहीं पाया जाता है ना। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये अपना पोषण कैसे करता है, पोषण कैसे करते हैं। तो सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, सिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, उसमें दंश कोशिकाएं पाए जाते हैं। उसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं, जो कोशिकाएं पाए जाते हैं, उसको दंश कोशिकाएं कहते हैं, है ना, जिसे अस्पंजक भी कहा जाता है। इसी अस्पंजक से वो अपना क्या करता है, सब चीज कर लेता है, अपना भरण पोषण जो भी होता है वो कर लेता है। अब देखिए ये इस टाइप के होते हैं, इस टाइप के होते हैं अस्पंजक। अब देखिए ये उत्तक का निर्माण हुआ, इसमें जो पढ़े थे ना, ये हिल डोल नहीं सकता था, लेकिन ये जो है अगर इसके पास कोई जीव आ गया तो अपने पोषण के लिए ये जो शाखीय रहता है, ये शाखीय है ना, छोटा छोटा जो निकला हुआ, ये क्या करता है, अगर कोई इस तरह है, ठीक है, अब कोई मक्खी आ गया मान लो, अब उसको इसे झपट लेगा ये, यानी कि उत्तक बन गया तो इसका शरीर थोड़ा बहुत हिल डोल सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसे करके झपट लेता है। कोई भी चीज आएगा तो हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ये झपट लेता है अस्पंजक के माध्यम से, है ना। दंश कोशिकाएं पाई जाती है जिससे डंक मारता है, किसी भी चीज को डंक, यानी कि आप अपने भोजन के लिए किसी को भी पकड़ लेगा, उससे जो छोटे जीव होंगे उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा वो। दंश कोशिकाएं मतलब डंक, जिसको वो डंक मारने का काम करता है, जिसे अस्पंजक भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके शरीर के आकार कैसा होता है। इसके शरीर के आकार जो है 2 तरह के होते हैं। पहला तो एक को पोलिप कहा जाता है, दूसरा को मेडुसा, जो एक लिंगी होते हैं। एक लिंगी मतलब समझते हैं क्या होता है, यानी कि नर और मादा अलग अलग, है ना। द्विलिंगी किसको कहते हैं कि एक ही जीव में नर और मादा दोनों की संभावना, दोनों चीज रहते हैं। जैसे आपका किसानों का साथी किसे कहा जाता है, केचुआ, उसमें दोनों पाया जाता है। एक आगे वाला भाग को मादा बोलते हैं, पीछे वाले को नर बोलते हैं, दोनों एक ही से जुड़ा होता है, तो वो द्विलिंगी हो गया। एक लिंगी किसको कहेंगे, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। तब हम मानव जाति क्या है, एक लिंगी है ना। ठीक है, हम लोग एक लिंगी मानते हैं। तो इसी तरह ये देखिए शरीर के आकार जो है, इसका 2 भागों में, इसका शरीर का आकार 2 तरह होता है। पहला को पोलिप कहा गया, दूसरा को मेडुसा, एक लिंगी होते हैं। अब देखिए जो पोलिप होता है ये स्थानबद्ध होता है, हिलता ही नहीं है, जहां पे स्थिर वहीं पे रहेगा। स्थानबद्ध मतलब ये हिलेगा ही नहीं, जहां पे वहीं पे रहेगा पड़ा हुआ, है ना। अगर यहाँ पे ये बना है तो ससुरा यहीं पे रहेगा, यहीं पे ये मर मिट जाएगा, लेकिन हिलेगा नहीं। और वहीं से जो भी करेगा, इसका जो अस्पंजक है उसके पास जो भी आएगा उसी अस्पंजक से वो अपना भोजन प्राप्त कर लेगा। कोई जीव को पकड़ लेगा अस्पंजक के माध्यम से, ठीक है, लेकिन ये हिले डोलेगा नहीं। 10 कोशिकाओं के माध्यम से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसका आकार जो है, पहले पोलिप के बारे में पढ़ रहे। पोलिप का जो आकार है बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत हाइड्रा, मूंगा, एंडोमेसिया नामक जीव आते हैं। कौन कौन से, हाइड्रा, मूंगा, एंडोमेसिया। अब देखिए नोट में मैंने लिख दिया है कि हाइड्रा में रक्त प्लस शोषण अंग अनुपस्थित होता है, रक्त ब्लड नहीं होता है,
और शोषण अंग जिससे श्वास लेता है वो अंग अनुपस्थित रहता है। बट हाइड्रा, तो बात आती है कि हाइड्रा फिर शोषण कैसे लेता है, तो विसरण प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है, जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है उसको ले लेता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देता है, ठीक है। तथा यह अकेले रहता है, इसको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, ये अकेले रहता है, ठीक है। कौन, हाइड्रा, किसी से कोई मतलब नहीं है, जहां पे पड़ा हुआ वही अकेले क्यों रहता है यार, ये तो पहला नंबर स्थानबद्ध होता है ना बाबू, एक ही जगह पड़ा हुआ है, तो कोई जीव इसके पास आएगा ये थोड़ा ना कहीं जा पाएगा, क्योंकि एक ही जगह ये रहता है, इसीलिए ये अकेले रहता है। तब पॉलिप के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं ये अकेले ही रहता है, क्योंकि ये स्थानबद्ध होता है, एक ही जगह रहता है, कहीं जाएगा तब तो कोई जीव से मिलेगा, तब तो कह सकते हैं कि बहुत सारे जीवों के साथ रहता है, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए दूसरा आपका मेडुसा। मेडुसा क्या है कि ये जो है तैरने वाला होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है ना। सलेंट्रेटा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उस जीव का आकार के आधार पर उसको दो भाग में बांटा गया, पोलिप को, दूसरा क्या है, मेडुसा। जो पोलिप है वो क्या है, स्थानबद्ध है, जबकि मेडुसा जो है ये तैरने वाला होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ये छतरी नुमा होता है, जिससे देखिए छतरी नुमा, खाता ऐसा ही होता है ना, छतरी नुमा होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए जेलिस फिश और क्या है, अगला है आरेलिया। जेलिस फिश का नाम सुने होंगे, जेली फिश जो समुद्र में पाए जाते हैं, मछलियों के सबसे छोटा, जब मछली के बारे में पढ़िएगा तो जेलिस फिश सबसे पहले पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, ठीक है। मेडुसा के अंतर्गत समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है कि इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। पुनरुद्भवन क्या होता है, यानी कि जैसे मान लो हाइड्रा है, इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया कैसे होती है, हाइड्रा है, अब हाइड्रा क्या करता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बहुत तेजी से बना लेता है, क्या करता है, बहुत तेजी से बना लेता है तुरंत, यानी कि 1 से 2 हो जाना, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 हो जाना, वही क्या कहलाता है, पुनरुद्भवन। समझ में आ गया। देखिए अकोशोरुकी का मैंने 2 संघ अभी पढ़ाया, पहला आपका पेरिफोरा, दूसरा सिलिंट्रेटा हो गया, ठीक है। अब आगे आपको तीसरा संघ पढ़ाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए तीसरा संघ है आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब इसके बारे में समझिए, ठीक है। देखिए इस संघ के अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं उसका जो आकार है, शरीर का जो आकार है फीते की तरह चपटा होता है। फीता मतलब समझते हैं, देखते होंगे पहले के जो लड़कियां लोग होती थी, एक ब्लेक जैसा जो फीता आता था, लाल ब्लेक, या किसी उद्घाटन में जब लोग फीता काटते हैं तो उसके जैसा ये चपटा होता था, उसके जैसा ये, इसका आकार कैसा होता है, उसके जैसा चपटा होता है। तो इस संघ के जंतु है जो होते हैं उसका शरीर फीते की तरह चपटा होता है, कैसा होता है, फीते की तरह चपटा होता है, ठीक है। अब देखिए इसका शरीर जो है त्रिकोरिक एवं द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। त्रिकोरिक मतलब समझते हैं, देखिए इसका आकार 3 जैसा, इसका जो बॉडी है ना 3 त्रिकोरिक होगा, 3 कोर के जैसा होगा, ठीक है। और द्विपार्श्व सम्मित होगा, द्विपार्श्व है ना, इधर से आया हुआ रहेगा, इधर तक गया हुआ रहेगा, ठीक है। अब देखिए लेकिन इसमें बता रहा है कि एवं जो संघ के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं इसका क्या करा, अंग स्तर का शारीरिक संगठन तो पाया जाता है। इसके पिछला में आपने क्या पढ़ा था कि उत्तक का निर्माण होता है, लेकिन उसमें देह गुआ नहीं पाया जाता है, उत्तक तो बनता है, लेकिन इसमें जो है शरीर का संगठन पाया जाता है, यानी कि शरीर हल्का सा बना होता है, यानी शरीर बनना निर्माण होता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें हल्का शरीर बनने की संभावना होती है, यानी कि शरीर बनती है। यहाँ पे इसलिए मैंने लिख दिया है कि अंग स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है, परंतु वास्तविक देह गुआ नहीं पाया जाता। इसमें भी मांसपेशियां नहीं पाए जाने की वजह से इसका अंग पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता, लेकिन अंग बनना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि अंग थोड़ा सा बनता है, ठीक है। अब देखिए ये जो है इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो परजीवी होते हैं। परजीवी बोले तो यानी कि दूसरे जीव में रहता है। तो भाई अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत जो जीव आते हैं वो रहते कहाँ है, तो सबसे पहले ये मनुष्य में रहेगा, हमारे शरीर के अंदर ये पाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर, तथा अन्य दूसरे प्राणियों में भी ये रहते हैं, ठीक है। जैसे बकरी, सुअर हो गए, बंदर हो गए, वहां भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके शरीर का जो स्तर है, हेल्मिन्थेस के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसके शरीर का जो स्तर है 3 तरह के होता है। पीछे में भी बताया था कि 2 स्तर होते हैं, बाएं स्तर और बाहरी स्तर, लेकिन इसका 3 होता है, बाएं स्तर, मध्य स्तर और क्या, भीतरी स्तर। यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्टोडर्मस, मेसोडर्मस और एंटोडर्मस, ठीक है। अब देखिए अब ये पोषक पदार्थ को कैसे पाया जाता है, तो ये जो जीव होते हैं इसमें जो है एक चूसक होता है, छिद्र होता है, जिससे किसी भी बाहरी पदार्थ को क्या कहता है, अपने अंदर चूस लेता है। या तो इसमें कांटे पाए जाते हैं, इस कांटों के द्वारा, मैंने यहाँ लिख दिया चूसक था, कांटों के द्वारा क्या करता है, पोषक पदार्थों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे अपनी ये भरण पोषण कर लेता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, इसमें जो है
फ्लेम सेल पाया जाता है। फ्लेम बोले तो ज्वाला, ज्वाला फ्लेम मतलब ज्वाला होता है ना, ज्वाला कोशिका पाया जाता है। इसी फ्लेम सेल के अंतर्गत ये प्रसारण तथा उत्सर्जन की क्रिया कर लेती है। तो ये ज्वाला होता है। तो देखिएगा प्लेटी हेलमिंथेस के अंतर्गत जो जो भी जीव आते हैं वो हमेशा चमकते रहते हैं, क्योंकि इसमें फ्लेम सेल पाया जाता है, यानी कि ज्वाला, फ्लेम का मतलब क्या होता है ज्वाला, इसीलिए इसमें फ्लेम सेल पाए जाते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। ठीक है, और ये देखिए उभयलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों होते हैं। ये उभयलिंगी तथा द्विलिंगी दोनों होते हैं, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही जीव में होगा, ये तो उभयलिंगी होगा। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लू, सिस्टोसोमा, ये सभी क्या है, प्लेटी हेलमिंथेस संघ के अंतर्गत आने वाले जीव हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें पुनरुद्भवन की उच्च क्षमता होती है। पुनरुद्भवन की मतलब उच्च क्षमता होती है, यानी कि बहुत तेजी से 1 से 2, 2 से 10, 10 से 20 बना लेता है, बहुत तेजी से बना लेता है, इसमें इतनी क्षमता होती है। और ये पाया कहा जाता है, तो मनुष्य में पाया जाता है या अन्य प्राणियों में भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये जो लीवर फ्लू मैंने बताया, लीवर फ्लू के बारे में एक लाइन समझ लीजिए। इसको यकृत कृमि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये बकरी, सुअर आदि के अकृत में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? अकृत के पित्त में पाया जाता है, पित्त नलियों में। समझ में आया? ये जो लीवर फ्लू है, लीवर फ्लू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो बकरी हो गया, मंड हो गया, सुअर हो गया आदि के अकृत की पित्त नलियों में पाया जाता है। ठीक है, इसका जीवन चक्र जो है 2 जगह पूर्ण होती है, एक मनुष्य में, दूसरा सुअर में। कहां? एक मनुष्य में और दूसरा सुअर में। चलिए अब देखिए चौथा संघ है आपका नीमेरोडा या क्या है, ऐसे कैलहिमेंथीज, नाम भी इसका अटर पटर रहता है। एसके हेलमेंथीज भी इसको बोल सकते हैं, एसके हेलमेंथीज या नीमेरोडा, चौथा संघ है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि फीते के समान चपटा होता है, तो इसका जो आकार है गोल कृमि होता है, यानी कि गोलाकार होता है। देखिए यहाँ पे आकार मैंने बनाया, क्या होता है? गोलाकार होता है, तथा ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें उत्तक पाए जाते हैं। अब इस संघ के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसमें उत्तक तो पाए जाते हैं, परंतु मुख्य अंगों का अभाव होता है। जो उसका प्रमुख अंग होना चाहिए वो उसकी अभाव होता है। उत्तक तो बनना प्रारंभ होता है, उत्तक बनता भी है, उत्तक रहता भी है, लेकिन जो मुख्य अंग होना चाहिए वो नहीं रहता। इसमें देखिए आहार नाल पूर्ण होता है, इसमें आहार नाल हो जाता है, इसमें आहार नाल नहीं था। ये अपने शरीर के माध्यम से भी किसी चीज को एब्जॉर्ब करता था, लेकिन इसमें आहार नाल होता है, उत्सर्जन जो है रंध्र द्वारा बाहर निकाल लेता है ये। ठीक है, इसके अंतर्गत जो भी जीव आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए इससे हाथी पांव नाम का रोग होता है। हाथी पांव मतलब देखते हुए किसी बूढ़े व्यक्ति का पैर पूरा फूल जाता है ना, फूल जाता है, उसी को हाथी पांव कहते हैं। तो नीमेरोडा से ही होता है। इसके अंतर इस संघ के अंतर्गत जो जो जीव आते हैं इसी से हाथी पांव नाम का रोग होता है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया फिर से। ये संघ नीमेरोडा के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो कैसा होता है? गोल कृमि, बोले तो गोलाकार होता है। इसमें उत्तक तो पाया जाता है, लेकिन मुख्य अंगों का अभाव होता है। और ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा अलग अलग होते हैं। जबकि इसमें मैंने बताया क्या, उभयलिंगी तथा द्विलिंगी होता है, यानी कि नर और मादा दोनों एक ही जीव में होगा, एक ही सूक्ष्म जीव में होगा। समझ रहे हैं ना? इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता उच्च होती है, जबकि इसमें नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि नर और मादा अलग अलग होते हैं ना। तो यहाँ पे फिर नर और मादा जब अलग अलग होंगे तो ये अपने से शरीर नहीं बनाएंगे। जब नर और मादा अलग अलग है तो आप तो समझ ही रहे होंगे। ठीक है, अब इससे देखिए हाथी पांव रोग होता है। ये क्या करता है? उत्सर्जन की क्रिया रंध्रों द्वारा ये बाहर निकाल लेता है। और इसमें क्या होता है, ये जो है उत्सर्जन किससे करता है बाबू? तो फ्लेम सेल के माध्यम से करता है। फ्लेम सेल बोले तो ज्वाला कोशिका भी उसको बोलते हैं। उसी से ये प्रसारण यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर लेता है और उत्सर्जन भी कर लेता है। ठीक है, आज आपको 4 संघ के बारे में बताया और 4 संघ आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।